Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो पिछले लेक्चर्स में हम वर्ल्ड वॉर्स को हमने पढ़ा और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर को हमने देखा कि उसके क्या हिस्ट्री थी या क्या इम्पैक्ट थे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो उसी एरा का एक टॉपिक डीकोलोनाइजेशन भी है, जो कि 1940s से आगे एक रेलेवेंट, इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है। 1940s के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो उसके बाद एक कॉलोनियलिज्म की एक हमें डिसइंटीग्रेशन नजर आई, ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश एम्पायर थी और जो फ्रेंच कॉलोनियल रूल था, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा एरियाज जो थे वहाँ पे एक नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रीजन्स में इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स कामयाब हुई। उसमें एक रोल तो यूएस का भी काफ़ी ज़्यादा था। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कॉलोनाइजेशन के खिलाफ थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया ब्रिटेन को कि वो एरियाज को गिव अप करें और वहाँ से अपना रूल ख़त्म करें, ताकि एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के उसूल के तहत अपनी हुकूमतें वहाँ पे कायम हो सकें। सो एक लार्ज स्केल डीकोलोनाइजेशन हुई, जिसके नतीजे में फिर जो अभी जो हमारे एक नेशन स्टेट सिस्टम नज़र आता है, ये हमारे सामने है, जिसके अंदर दुनिया में तकरीबन 190 प्लस कंट्रीज हैं रिकग्नाइज्ड, जो कि यूएन के मेंबर्स भी हैं। तो ये एक नेशन स्टेट सिस्टम एक ट्रू सेंस में हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नज़र आता है, जिसकी डेवलपमेंट हुई थ्रू डीकोलोनाइजेशन। इसका ज़्यादा जो फोकस था, ये ज़्यादा जो इसकी हिस्ट्री रिलेटेड है, वो एशिया और अफ्रीका से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादा कॉलोनीज थी। ब्रिटेन की कॉलोनीज ज़्यादा एशिया के अंदर थी और फ्रेंच कॉलोनीज साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। सो वियतनाम के ऊपर या इंडोनेशिया के ऊपर इस रीजन में फ्रेंच कॉलोनीज थी और अफ्रीका में मोरक्को, सहारा, सब सहारन रीजन्स के अंदर भी फ्रेंच कॉलोनीज थी। और फिर साउथ अफ्रीका और इस रीजन में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, और चाइना भी काफ़ी हद तक ब्रिटिश रूल के, आप कह सकते हैं कि उसके अंडर था। हांगकांग पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था, जो कि फिर 1998 में हैंड ओवर हुआ चाइना को। सो ये डीकोलोनाइजेशन का एक प्रोसेस हमें नज़र आता है और इसमें जो एक ख़ास इसमें एलिमेंट था, वो एक नेशनलिस्ट एलिमेंट इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी आपको एक नेशन स्टेट का और एक नेशनलिज्म का एक था कि जी हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हम एक अलग कौम है, हम एक अलग नेशन है, तो हम एक अलग एक टेरिटरी हमारे पास, एक सॉवरेन गवर्नमेंट हमारे पास होनी चाहिए। इसी तरह इंडिया का भी एक यही था कि ये जो ब्रिटिश राज है इसको ख़त्म होना चाहिए और इंडियंस के पास होना चाहिए, इसकी गवर्नमेंट, इसकी सॉवरेनिटी इंडियंस के पास होनी चाहिए। सो एक नेशनलिज्म का एक फर्वर था, जिसके बैनर के नीचे एक जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो लीडर्स थे उनका एक बहुत ज़्यादा रोल सामने आया, जिसमें काफ़ी अगर आप इंडिया की मिसाल लें तो कायद आज़म हैं या महात्मा गांधी हैं। इसी तरह डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट लीडर्स हमें सामने आए, जो एक फाउंडर्स ऑफ नेशंस जिनको फिर आप कहते हैं। फिर इसके अंदर एक ख़ास इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक था इस एरा का या इस डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, उसमें एक ख़ास नॉन वायलेंस का भी एक एलिमेंट था। आप ख़ास तौर पे अगर आप
रेजिस्टेंस देखें, जो गांधी की रेजिस्टेंस थी, तो वो एक ख़ास तौर पे वो नॉन वायलेंस की उन्होंने एक अहिंसा का वो वर्ड इस्तेमाल किया करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है कि इसके अंदर आपको कोई वॉर्स नज़र नहीं आती, इंडिपेंडेंस वॉर्स के साथ ये ज़्यादा मुल्क आज़ाद नहीं हुए, बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू ज़्यादातर मुल्क आज़ाद हुए। और उसके अंदर अगेन उसमें रोल अमेरिका का भी था कि उन्होंने मजबूर किया, प्रेशर डाला ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और कॉलोनाइजेशन को ख़त्म करें। सो इन नॉन वायलेंस की एक जो है वो पाकिस्तान भी आप देखें तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में आपको हासिल हुआ। इसी तरह बाकी जो भी आपको ज़्यादातर मुल्क नज़र आते हैं, कुछ जगहों पे वायलेंट रेजिस्टेंस भी थी, लेकिन ये बहुत रेयर थी, इतने ज़्यादा इंस्टेंसेस नहीं थे। ज़्यादातर ये नॉन वायलेंस के नतीजे में ही एक ख़ास पॉलिटिकल स्ट्रगल इसका एक बहुत ज़्यादा एक इसका एक अहम एलिमेंट था। फिर जो डिफरेंट एरियाज थे वहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल्स भी हुई। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा जो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के तहत ही ये इंडिपेंडेंस हाई हो। ख़ास तौर पे जो अफ्रीका के रीजन्स थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक तो स्कैटर्ड एक था, एक पॉपुलेशन स्कैटर्ड थी, तो वहाँ पे कुछ उस तरीके से मोमेंटम बिल्ड नहीं हो सका जो मजबूर करे वहाँ के कॉलोनाइजर्स को कि वो वहाँ से रूल छोड़ दें। तो फिर वहाँ पे वायलेंस, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पास पावर कम होती है तो वायलेंस फिर आपके पास एक ऐसा हथियार रह जाता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओपोनेंट के खिलाफ। तो फिर हमें ज़्यादातर जो अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं वहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल्स भी नज़र आती हैं। फिर इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक ख़ास तौर पे यूएन का एक रोल भी था कि उन्होंने वहाँ पे एक पीसफुल रिकग्निशन का भी एक सिलसिला शुरू हुआ और इंटरनेशनल लॉ के एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। फिर ह्यूमन राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया यूएन के चार्टर के अंदर। तो इसको भी एक ख़ास आप कह सकते हैं, ऑल्दो कि ये एक रियलिज्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये चीज़ रियलिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी एक आप कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इसके में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और जो एक ग्रेट पावर्स की भी एक बैकिंग फिर ज़ाहिर है उस वक्त ख़ास तौर पे यूएस की बैकिंग थी यूएन को, तो एक उसमें भी फिर रिकग्निशन हासिल करने में मुल्कों को काफ़ी ज़्यादा यूएन का एक यानी उसमें रोल आप कह सकते हैं। फिर इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ कॉलोनियल रूल से लोकल जो भी उसमें नुमाइंदे थे, जो भी प्रोमिनेंट इलीट वहाँ पे थी। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जब आप एक ट्रांसफ़र करें पावर तो वो एक ख़ास जो एक कॉलोनियल पावर है उससे पूरी की पूरी आवाम में एक ट्रांसफ़र हो जाए। यानी डेमोक्रेसी का एक जो प्रिंसिपल है वो ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन ही एक मुल्क के अंदर अडॉप्ट हो जाए। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी ख़ास तौर पे इंडिया उसकी मिसाल है। लेकिन ज़्यादातर जो ममालिक जो डीकोलोनाइजेशन हुई है वहाँ पे कुछ ख़ास पॉलिटिकल एलिट्स ने उसका चार्ज संभाल लिया, जो भी वहाँ पे डोमिनेंट एलिट थी। पाकिस्तान के केस में अगर आप देखें तो जो बहुत ज़्यादा बड़े यहाँ के नवाब थे या बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने फिर ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एक कैश किया या कैप्चर किया यहाँ पे। तो एक ख़ास यहाँ पे भी एक आम लोगों के पास इख्तियार उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सका। और फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी जो भी डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस थे उस वक्त इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो वो उनको भी एक जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर उनके पास चला गया। लेकिन जो ज़्यादातर केसेस थे उसमें ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल था, लेकिन कुछ में फिर ये आर्म्ड स्ट्रगल भी थी। अब एक ख़ास इम्पैक्ट है जो कॉलोनियलिज्म का आपको नज़र आता है फॉर्मर कॉलोनीज़ के ऊपर। पाकिस्तान की अगर आप मिसाल ले लें, इंडिया की भी अगर आप मिसाल ले लें, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिया का नाम इंडिया से भारत बनाना चाहती है। सो ये भी, और उसकी पीछे वो रैशनल उनका ये है कि जो इंडिया है ये हमारी एक पुरानी स्लेवरी को शो करता है। जो हमारी ब्रिटिश राज था वो हमें इंडिया कह के बुलाते थे, तो हमारा असल नाम जो हमारा नेशनलिस्ट एक नाम है जो हमारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है वो भारत है। इसी तरह से आप हम इंग्लिश, हमारे अभी भी इस वक्त हमारी ज़बान इंग्लिश ही है ऑफिशियल लैंग्वेज, इवन दो कि वो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो ना इंग्लिश समझ सकती है, ना वो बोल सकती है, ना वो लिख सकती है सही तरीके से। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी एक लेगेसी है ब्रिटिश रूल की हमारे पास कि उस लैंग्वेज को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे। हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं या जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। साथ ही साथ
आपको नज़र आता है कि आपके जो फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे एक डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं हो पाई, वहाँ पे एक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे नहीं है, टिरनी आपको नज़र आती है अफ्रीका के अंदर ख़ास तौर पे, लेकिन पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक, बर्मा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा कि डेमोक्रेसी फली-फूली हो, या एक जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, जो लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, जो फ्रीडम है, जो इंडिविजुअलिज्म है, जिन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करता है वेस्ट, वो चीज़ें उस तरीके से हमारे पास नहीं आई, और एक ख़ास किस्म का एक मिक्सचर सा डेवलप हो गया जिसके अंदर हमारी अपनी भी कुछ चीज़ें शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी जो ब्रिटिश रूल था उसकी भी चीज़ें शामिल हैं। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी भी कॉलोनीज़ स्ट्रगल कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल सिस्टम को डेवलप करने में। ना तो वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ प्रॉपर्ली जा पा रही हैं और ना ही वो डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली डेवलप कर पा रही हैं। सो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस सामने आए हैं, जो जिनको डील करने के लिए अभी भी नेशन स्टेट्स स्ट्रगल कर रही हैं। फिर एक बड़ा ख़ास एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स के अंदर नज़र आता है। इस बड़े इंटरेस्टिंग बॉर्डर्स ड्रॉ हुए हैं जो कॉलोनियल मास्टर्स ने ड्रॉ किए हैं। मसलन लिबिया का अगर आप बॉर्डर देखते हैं अपने जो उसके यानी नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो एक ख़ास आपको एक लाइन सीधी की सीधी नज़र आती है, आपको मैप के ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। तो आपको ये समझने में थोड़ा-सा होता है कि ये इतनी सीधी लाइन बॉर्डर कैसे हो सकता है? ज्योग्राफी इतनी सीधी तो नहीं होती। तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जब ड्रॉ किया गया रेड क्लिफ अकॉर्ड के ज़रिए से, तो ये कश्मीर का डिस्प्यूट उसकी वजह से फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट और ये जब दिए गए, इंडिया को दिए गए, तो उसकी वजह से एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ जो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा। इसी तरह बाकी भी अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे बॉर्डर्स अभी तक डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और ये भी एक लेगेसी है कॉलोनियलिज्म की कि उसमें एक क्लैरिटी नहीं है और डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व अभी तक नहीं हो पा रहे। उसमें मेजर डिस्प्यूट आपको कश्मीर का नज़र आता है, और पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट भी आप कह सकते हैं कि ये कॉलोनियल लेगेसी की वजह से है। और उसके अलावा और भी इश्यूज़ इस तरह के हैं, एथनिक इश्यूज़ भी हैं जो आपको जिस तरह से जेनोसाइड हुई थी रवांडा के अंदर 1994 के अंदर, तो वहाँ पे एक टुट्सी और हुटू दो डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं। तो ब्रिटिश रूल के अंदर वहाँ पे टुट्सीज़ जो हैं उनकी ऑल्दो माइनॉरिटी थी, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल एलीट के तौर पे प्रमोट किया गया और उनके साथ अलायंस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे चलाई गई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब डीकोलोनाइजेशन हुई तो वो हुटू, क्योंकि उनकी वहाँ पे मेजॉरिटी थी, तो they realized that they are being governed by a minority and they started othering those ethnicities. तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती गई, तो रिजेंटमेंट इस स्टेज पे पहुंची कि 1-2 महीनों के अंदर अंदर ही तकरीबन 8 लाख के करीब लोगों को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया 1994 में जेनोसाइड में। तो ये एक ऐसी राइवलरी थी जो इस तरीके से कल्मिनेट हुई हमारे सामने, वो जो कॉलोनियल रूल के वजह से जी, उसमें एक हिंदू मुस्लिम भी अगर आप देखते हैं जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया के जो एक प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इंडिया के अंदर इस वक्त हिंदुत्व और जो एक एंटी मुस्लिम वहाँ पे चीज़ है, सेंटिमेंट है, तो इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम राइवलरी नहीं थी मुगल एरा के अंदर। आपको अगर पता हो ना 1857 के अंदर जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई थी पाकिस्तान और इंडिया, ज़ाहिर है सबकॉन्टिनेंट था तब इंडिया में, तो इंडियंस जो वहाँ पे जो लीडर्स थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने रिस्टोर किया था बहादुर शाह जफर को, इवन दो देवर बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, बट दे डिसाइडेड कि वो जो एम्परर था उसी को उन्होंने रिस्टोर किया। सो इस तरह की चीज़ें थी। एक रूल जो था वो ऑल्दो कि मुगल रूल था, लेकिन उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हिंदुओं की भी थी और राइवलरी या इस तरीके से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी और उस डिवीजन को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, रिलीजियस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट किया, एथनिक डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट थे उनको भी एक्सप्लॉइट किया। तो उसकी वजह से फिर एक लोगों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैप्स बने जो कि अभी भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। फिर आपको बहुत सारा ऐसे जो ममालिक हैं वहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज नज़र आते हैं। जो इंडिपेंडेंट नेशंस थी उनके पास अब एक तो प्रॉब्लम ये थी, ब्रिटिश हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉलोनीज ब्रिटेन की थी। कहा जाता था कि उसके जो एम्पायर है उस पर सूरज गुरूब नहीं होता था।
सो और बाकी भी फ्रांस का भी यही उसूल था। मैंने आपको इंपीरियलिज्म में पढ़ाया था और कॉलोनियलिज्म में थोड़ा बहुत, कि जो पर्पस था वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज था फ्रॉम द कॉलोनीज टू द पेरेंट कंट्री। सो जब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज और आपने जो निज़ाम बनाया पूरे का पूरा, वो इसी मकसद के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके कॉलोनीज से। तो आपने वो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी वही बनाया कि और फौज को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया, रेलवे लाइंस भी बिछाई। तो उनका मकसद यही था कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली कॉलोनीज से पेरेंट कंट्री को मुंतकिल की जा सके। तो ये चीज़ जब एक मुल्क के अंदर हुई, तो जब ब्रिटिशर्स या जो भी कॉलोनियल मास्टर्स थे वो जब रुखसत हुए, तो पीछे जो मुल्क था उनको ये समझ ही नहीं आई कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करें। उनके पास एक ओवर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस सामने आए, जिसका एक जो एलिमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी भी हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से है, और उसके अंदर और भी इश्यूज थे कि इकोनॉमी बिल्ड ही उस तरीके से नहीं हुई थी। इकोनॉमी बिल्ड ही हुई थी पेरेंट नेशन को सपोर्ट करने के लिए या फायदा देने के लिए। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इन मुल्कों को आए जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे। उसमें फिर मैंने आपको पढ़ाया था एक डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर कि जो अभी भी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो आगे हैं, और जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं अभी भी रिसोर्सेज फ्लो करती हैं फ्रॉम अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो जब आपने उस वक्त भी यही मॉडल था, अभी भी यही मॉडल है, तो आपके मुल्क के पास फिर उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस, पाकिस्तान आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये चीज़ें अभी तक हम उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे, अभी तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। अभी इस वक्त जो एक डिपेंडेंसी हमारी है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है और लार्ज मार्केट्स के ऊपर है, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर है। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई, तो एक सेकंड, एक स्टूडेंट की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, मुझे थोड़ा सा तो कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई, तो अब एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लमेटिक आपके पास कंट्रीज और उनका पास्ट था ही सही। तो कोल्ड वॉर्स के अंदर जब मेजर पावर्स का आपस में राइवलरी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने भी फिर एक्सप्लॉइट किया उन डिफरेंसेस को, उन डिफरेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में। तो आपको आसानी हुई उन लोगों को अपने साथ मिलाने में। आप लोगों में से किसी को पासपोर्ट का इशू हुआ था ज्वाइन करते हुए? नो सर। इनको फिर क्यों आ रहा है ये प्रॉब्लम? सो जब ग्रेट पावर पॉलिटिक्स अगेन स्टार्ट हुई कोल्ड वॉर की, तो उसमें भी फिर उनको एक जो है वो प्रॉब्लम सामने आई। डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, आई डोंट नो इनको क्यों नहीं हो रहा। चलें, सो उसमें भी फिर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज़ को एक तो उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा
फेवर यानी उसको फास्ट भी किया, उसको आप कह लें कि उसका पेस भी बढ़ाया कि एक तरफ आपको ज़ाहिर है यूएस का भी एक अपना एक उसके अंदर एक था स्टेक था कि यूएस ये चाहता था कि सुपर पावर ऑब्वियसली स्टेटस हर स्टेट को चाहिए होता है, तो यूके की जो कॉलोनीज थी उनको ख़त्म करने में ही यूएस की भलाई थी। सो वो जो कॉलोनीज थी उनको ख़त्म करने के लिए यूएस ने प्रेशर भी डाला और जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिला उन्होंने उस चीज़ को कोशिश की कि मुल्कों को एक आज़ादी मिले और वो अपने एक नेशन स्टेट सिस्टम जो है उसके अंदर डिफरेंट कॉलोनाइजर्स जो हैं वो ख़त्म हो सकें। और यूएस का अभी भी यही चीज़ है कि यूएस एक बेशक से एक सुपर पावर है, आप उसके बहुत सारे उसकी प्रॉब्लम्स हैं, आप देख सकते हैं उसने काफ़ी सारे मुल्कों के ऊपर अटैक भी किया है और इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का भी उसके ऊपर इल्ज़ाम है और बहुत सारी चीज़ों में वो आप यानी मज़ालिम भी आपको नज़र आते हैं जो यूएस ने दूसरे मुल्कों पर किए हैं। लेकिन एक क्रेडिट आपको यूएस को एज अ सुपर पावर देना पड़ेगा कि दे हैव नॉट वेंट इनटू द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के एक्सपेंशनिज्म को उन्होंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, ऑल्दो के एक दो इंस्टेंसेस थे जहाँ पे उन्होंने दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा किया, फिलीपींस के ऊपर कब्जा किया, क्यूबा के ऊपर किया, लेकिन दे रिटर्न दोज कंट्रीज बैक। फिलीपींस को भी 1945 में आज़ादी मिल गई थी, क्यूबा में भी सिर्फ एक ग्वांतानामो बे यूएस ने अपने पास रखा और बाकी रिटर्न कर दिया। और जहाँ जहाँ पे भी अगर रखी भी हैं तो वहाँ पे बेसिस अपनी जरूर रखी हैं, 800 से ज्यादा बेसिस हैं यूएस की, लेकिन डायरेक्ट रूल वहां पे उस तरीके से नहीं किया। सो ये एक फर्क है यूएस एज अ सुपर पावर और उससे पिछली जो सुपर पावर्स आपको नजर आती हैं। एक एरा भी चेंज हो गया है कि आप एक इकोनॉमिक जो है वो उस पर ज्यादा फोकस होता है। मुल्क ये चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो और जब उनको रिसोर्सेज वगैरह वो सारी चीजें मिल रही हो तो वो कहते हैं कि क्या जरूरत है किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करने की। इराक भी जब यूएस ने वहां पे भी अटैक किया है तो वहां से भी अब अपनी फोर्सेज वापस बुला ली हैं, उसमें और भी इश्यूज हैं। बहरहाल उसके बाद फिर अभी का जो एरा आपको नजर आता है वो एक उसको आप कल्चरल अवेकनिंग कह सकते हैं या एक आइडेंटिटी अवेकनिंग आप उसको कह सकते हैं। मैंने आपको मिसाल दी भारत की। भारत के अंदर अब ये खास तौर पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि जो हमारा अपने रूट्स हैं हम उसको ट्रेस बैक करें और हम ये जो बीच में जो एरा था वो उसको एक पूरे एरा को ही डार्क पीरियड में कहते हैं। आपने यहाँ पे मिसाल दी शशि थरूर की जो बुक है उसको भी और उनकी बड़े अच्छे ज़बरदस्त इस पे लेक्चर्स हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट भी है जिसमें वो ये इस बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि ब्रिटेन को रेपरेशंस पे करनी चाहिए इंडिया को। और उनकी यानी वो उसमें उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो जीडीपी था इंडिया का वो 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था जो सब कॉन्टिनेंट से जाता होता था और प्रोडक्शन यहाँ पे 80% प्रोडक्शन जो थी वो एशिया से होती थी, यानी इंडिया एंड चाइना। सो यानी वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि हमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है कॉलोनियल रूल का। तो अभी का जो एरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का खास तौर पे उसमें वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंडियन रूट्स को, अपनी इंडियन आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी रवायात को, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और हिंदुइज़्म और हिंदुस्तानी जो एक चीज़ है उसको वापस लेके आया जाए, बजाय इसके कि वो जो एक ब्रिटिश माइंडसेट है या ब्रिटिश कल्चर है या ब्रिटिश लैंग्वेज है उन चीज़ों को डिस्करेज करके और इंडियन जो एक आइडेंटिटी है उसको प्रमोट किया जाए। इसी तरह से चाइना के अंदर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि लैंग्वेज उनकी अपनी होनी चाहिए, उनका सिस्टम अपना होना चाहिए, वो किसी और वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन उसको कहते हैं कि जो हमारे ऊपर मजालिम किए गए ब्रिटेन की तरफ से और सुपर पावर्स की तरफ से, तो उस चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उससे निकलने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को एक तरह से हाईलाइट करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर भी आपको काफ़ी नज़र आता है ऐसे लोग हैं, ऑल्दो ये कोई बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लैंग्वेज हमें अपनी अडॉप्ट करनी चाहिए, कल्चर हमें अपना अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन अब उस तरीके से नहीं आप देखते कि पाकिस्तान के अंदर अभी वो स्टेज नहीं आई। मे बी उसकी रीज़न ये भी है कि हम इकोनॉमी हमारी उस तरीके से अभी डेवलप्ड नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं अभी भी बहुत ज़्यादा। तो जब तक आपकी वो खुद मुख्तारी तब भी आती है जब आपके पास अपने पैसे हों और आप को किसी की ज़रूरत ना हो। तो इंडिया की ज़रूरत अब दुनिया को है, इंडिया को दुनिया की उस तरीके से ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो इंडिया अब ये बातें कर सकता है, वो असर्ट कर सकता है अपने आप को, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्योंकि इस वक्त हैं उसके पास। तो अब वो ये बातें अगर करता है तो वो
सूट भी करती हैं, उनको अडॉप्ट भी कर सकता है। अब इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी थे जो डिफरेंट मुल्कों को सामने आए, जो मैंने आपको काफ़ी सारे उसमें बताया, इकोनॉमिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो पाई, और एक मैंने आपको डिपेंडेंसी थ्योरी की यहाँ पे मिसाल दी कि अभी भी वही चीज़ें काफ़ी हद तक चल रही हैं, और जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी आपको नज़र आता है, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं। मसलन आप उसकी मिसाल लें जब फ्रांस की, तो फ्रांस के अंदर आपको एक पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मीम भी मैंने देखी कि अगर फ्रांस ने अफ्रीका के ऊपर हमला ना किया हुआ होता, तो वो जो ट्रॉफीज हैं, वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हैं फुटबॉल की, वो सारी की सारी अफ्रीका में जमा होनी थी। फ्रांस में वो जो जितनी दफा जीते हैं, वो नहीं जीतने था उन्होंने। सो ये भी एक रियलिटी है कि फ्रांस का एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अफ्रीका के अंदर रहा, और अभी भी है, वो अभी भी Recording in था, क्योंकि progress. पिछला जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड था। तो ये जो अभी दो चीजें हमने पढ़नी है, वो एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हमने देखनी है। जब 1991 के अंदर सोवियत यूनियन डिसमेंटल हुई और बर्लिन वॉल 1989 में गिरी, और उसके बाद जब एक खास किस्म का एक ट्रेंड हुआ स्टार्ट ईस्टर्न यूरोप के अंदर खास तौर पे, और यूरोप के अंदर इन 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 जनरल। सो उसमें क्या चीज़ थी, एक लोगों के अंदर एक ये बिलीफ था कि ये जो कम्युनिज्म को शिकस्त हुई है, ये जो सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ है, तो इसकी वजह से जो लिबरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगी, और ये बहुत ज़्यादा इनका एक इन्फ्लुएंस है। तो ये जो 90s की जो एक यानी फ्यूचर है, उसको डिफाइन करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट हमारे सामने थीसिस सामने आए, और उसमें से एक जो थीसिस था वो है एंड ऑफ हिस्ट्री। फ्रांसिस फुकुयामा का ये थीसिस था, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर इसलिए हुआ, एक तो ये कंट्रोवर्शियल था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, इस वजह से ये मशहूर हुआ। वो कहते हैं कि एवरी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, इवन बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो इसकी भी यही एक मिसाल है कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और इतना ये कंट्रोवर्शियल हुआ कि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से फेमस हो गया। इसकी पीछे क्या रीजंस क्या थी? एक तो मैंने आपको बताया कि लिबरल जो एक डेमोक्रेसी थी, वो एक जो यूनाइटेड स्टेट्स था, वो एक चैंपियन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी था और कैपिटलिज्म था, तो वो जीत गया। उसके साथ जो एलाइज थे, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के जो मुल्क थे, वो उनको एक फतह हुई। जो दूसरी तरफ कम्युनिज्म और जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स थी, उनको शिकस्त हुई। तो एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था लोगों के अंदर, स्कॉलर्स के अंदर। वो लोग जो ये समझते थे कि बस अब जो है वो एक यही सिस्टम आगे चलेगा। तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री का जो थीसिस है, उसको एक रिफ्लेक्ट करता है। और ख़ास तौर पे ये जो डेमोक्रेसी एक ख़ास तरह से प्रमोट होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा फैली उस टाइम पे डेमोक्रेसी, और बहुत बहुत सारे ममालिक जो पहले सोवियत कंट्रोल के अंदर थे, जहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम्स राइज थे, वन पार्टी सिस्टम्स राइज थे, वहाँ पे डेमोक्रेसी को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और एक पॉपुलर सपोर्ट जनरेट हुई डेमोक्रेसी के हक में। तो उसकी वजह से फिर ये एक बहुत ज़्यादा एक ये एरा जो था, वो इट वाज एन एरा ऑफ प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये इसका एक बैकग्राउंड है। डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस हुई, वो एक उसके बैकग्राउंड में आती हैं। फिर जो एक आइडियोलॉजी का एक क्लैश था, वो ख़त्म हुआ। उसमें लिबरल डेमोक्रेसी भी थी और कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम भी था। ये दो एक तरफ, और दूसरी तरफ अथॉरिटेरियनिज्म प्लस कम्युनिस्ट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये उस दूसरी तरफ से। तो ये जो एक जंग थी, इसके बाद जब फतह हुई लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को, और साथ ही ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। यानी जो ममालिक पहले सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे, वो भी बहुत तेज़ी से शामिल होना शुरू हुए उस सिस्टम के अंदर, जो एक वेस्टर्न यूरोप का एक सिस्टम था। तो ये एक माहौल वहाँ पे बना। उसी बैकग्राउंड के अंदर
फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने एक ऐसे लिखा, द एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये नहीं था कि अब शायद कोई दुनिया खत्म होने वाली है या अब जो हिस्ट्री है उसके बाद अब खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि जो आइडियाज हैं उसकी हिस्ट्री अब खत्म हो गई है। इसको थोड़ा सा अगर आप ट्रेस बैक करें इस कॉन्सेप्ट को, तो ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। ये फ्रांसिस फुकुयामा ने ये कॉन्सेप्ट एंड ऑफ हिस्ट्री का बेसिकली नहीं दिया था। ये एक हैगल का जो एक कॉन्सेप्ट था, उसमें नजरिया ये था कि जो हिस्ट्री है वो एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज का एक के जरिए से ये आगे बढ़ती है। तो जब ये नेपोलियनिक वॉर्स हुई 1805 में और 1815 में, तब भी लोगों ने यही कहा, जो उस वक्त के स्कॉलर्स थे, कि जो इस वक्त का सिस्टम है अब यही चलेगा। इट्स एन एंड ऑफ हिस्ट्री, कि अब जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है यही दुनिया में फैलेगी। ये फ्रांस से स्टार्ट हो चुकी है और आइडियाज के हिसाब से ये जीत चुकी है, और जो बाकी मटेरियल वर्ल्ड में ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएगी। जब ये आइडिया था, फ्रांसिस फुकुयामा ने उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड ऑफ हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एवोल्यूशन, के एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज में सबसे बेस्ट आइडिया इंसानियत ने चूज कर लिया है डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम हैज बीन चोजन, हैज बीन डिसाइडेड बाय ह्यूमैनिटी, and it is an end of history in terms of political ideology. So इनका end of history का ये मतलब था। इसमें फिर क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दी कि ट्रायम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। फुकुयामा ने ये कहा कि जैसे ही अब एंड हुआ है कोल्ड वॉर का, तो उसमें हमें नजर आ रहा है कि कम्युनिज्म फेल हो चुका है। कम्युनिज्म ने एक बहुत ज्यादा उम्मीद दी थी लोगों को कि ये सिस्टम सबसे बेस्ट चलेगा, और ये सोवियत यूनियन जो है ये पूरी दुनिया में एक सिस्टम नया लेके आई है जो हर किसी का फायदा होगा। एक यूटोपियन सिस्टम है जिसमें आवाम को बहुत ज्यादा फायदा दिया जाएगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई इस तरह से नहीं होगा। लेकिन ये सिस्टम फेल हो गया, ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं रहा, और ये सिस्टम लोगों को अंदाजा हो गया कि ये इस तरीके से नहीं चल सकता। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो एक डोमिनेंट और फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके बाद आर्गूमेंट ही खत्म हो गया। लोगों ने मान लिया कि बस ये लिबरल डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट सिस्टम है, कोई जरूरत नहीं है कोई नए तजर्बे करने की, इसी सिस्टम को अडॉप्ट करो और इसी सिस्टम के जरिए से अपने जो मुल्क है उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लेके आओ, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करो, और इसी के जरिए से आपकी एक तरह से तरक्की होगी। और साथ ही साथ ये ऐसा सिस्टम है जो इंसान की एक जो अंदर की ख्वाहिश है, वो ये चाहता है इंसान कि उसकी जो मर्जी है वो चले और उसकी मर्जी की हुकूमत बने। तो ये ऐसा एक सिस्टम है जो इंसान की एक जो उसके फंडामेंटल पॉलिटिकल नीड्स हैं या फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये उनको सेटिस्फाई करता है। ये ऐसा सिस्टम है जो एक यानी नेशनलिज्म के पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इसके खिलाफ जा सके, कम्युनिज्म के पास कोई फोर्स नहीं है जो इसके हक में जा सके। फैशिज्म को भी हमने हरा दिया, फैशिज्म भी फेल हो गया, उसके बाद कम्युनिज्म को भी हमने हरा दिया, वो भी फेल हो गया। तो अब लिबरल डेमोक्रेसी ही एक ऐसा सिस्टम है जो बेस्ट सिस्टम है, जो इंसान जिसको एक्सेप्ट कर ले, जो नेचुरली इंसान जिसको एक्सेप्ट करता है। जो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो खत्म हो गई। जो स्ट्रगल थी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स की, यानी जो एक कम्युनिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी या फैशिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी, ये स्ट्रगल जो है वो खत्म हो चुकी है। ये स्ट्रगल लिबरल डेमोक्रेसी ने जीत ली है, फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट के तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि ये तमाम उन डिजायर्स को एड्रेस करती है जो इंसान के अंदर है। वो कौन कौन सी हैं? उसके अंदर एक तो फ्रीडम है, फ्रीडम इसके अंदर मौजूद है। अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर, फैशिज्म के अंदर, कम्युनिज्म के अंदर फ्रीडम नहीं है, वहां पे आप बाउंड होते हो। दूसरी चीज, इसके अंदर इक्वालिटी भी है, नॉट इक्वालिटी ऑफ आउटकम बट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबके पास ये इक्वालिटी है कि वो मेहनत करें तो वो कामयाब हो सकते हैं। उसमें से कौन ज्यादा कामयाब होगा और कौन कम कामयाब होगा ये चीज डिटरमिन नहीं करती, लेकिन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। मौके तमाम को बराबर मुयसर आते हैं। कोई ज्यादा कामयाबी हासिल करता है तो उसको भी आजादी है, कोई कम कामयाबी हासिल करता है तो उसको भी अलाउड है। अनलाइक कम्युनिज्म जिसके अंदर आपके ऊपर एक कैप लगा दी जाती है कि आपने इससे ज्यादा आप कमा ही नहीं सकते, चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत करो। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फिर रिकग्निशन के, ये इंसान को एक रिकग्निशन देती है, उसका एक पार्ट प्ले होता है किसके अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर, इन चीजों के अंदर उसको ये चीज मुयसर आती है। सो जो इंसान की जो नीड्स हैं
ये सिस्टम उनको पूरी करता है. सो दिस इज द बेस्ट सिस्टम एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द होल ऑफ ह्यूमैनिटी. And what remains only is the implementation of the system in the physical realm. In terms of ideas, it has been accepted. It is the best idea. It has been, it will grow into the world. ठीक है, लेकिन अभी उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन बाकी है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर. अभी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया, बट मेंटली आइडियोलॉजिकली ये सिस्टम एक्सेप्टेड है. और उसके बाद इसके अंदर फ्रांसिस फुकुयामा ने ये कहा कि जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सलाइज हो गई हैं, यानी उनको सब ने एक्सेप्ट कर लिया है. चाहे वो ईस्ट के लोग हैं, चाहे वो रशिया के लोग हैं, चाहे वो कम्युनिज्म को मानने वाले थे या वो किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद थे, यूनिवर्सलाइजेशन हुई है. वेस्टर्न वैल्यूज को बिल्कुल एक हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया. उसके अंदर खास तौर पे लिबरल डेमोक्रेसी, जिसके अंदर कौन से असूल हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी और रिकग्निशन, और साथ में कैपिटलिज्म को एज अ इकोनॉमिक सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया गया है. अब ये पहले तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन अब ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे. ये इसलिए जीत गए हैं क्योंकि ये इंसान की नेचर के अंदर इनका एक खास इनकी रूट्स हैं. तो इसलिए ये सिस्टम जो है वो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है. पहले शायद उन तक पहुंचा नहीं था या उनको उसकी समझ नहीं थी. बहरहाल जो भी है, अब जो है वो सोसाइटीज में इस चीज को इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने इस चीज इन दो सिस्टम्स को एक्सेप्ट कर लिया है. और ये क्या है, ये वेस्टर्न वैल्यूज हैं. फिर साथ में मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजिकली तो ये सिस्टम्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं या इनकी फतह हो चुकी है, लेकिन फ्रांसिस फुकुयामा ने साथ में ये भी एक्नॉलेज किया कि अभी चैलेंजेस बाकी हैं. कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी खत्म नहीं हुए. उसके अंदर एक तो इशू ये हुआ, मैंने आपको बताया कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन इन द रियल वर्ल्ड अभी बाकी है. ये सिस्टम अभी फैलेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये अभी ये पहुंचना बाकी है, लेकिन ये पहुंचता रहेगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये चलती रहेगी. और दूसरा, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो इस सिस्टम का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगे. ही बिलीव दैट द सिस्टम विल इम्प्रूव इटसेल्फ, और ये प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी. इसमें क्या था, पॉलिटिकल करप्शन एक प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, और फिर जो काफी सारे ऐसे जगह हैं या जो ऐसी फोर्सेज हैं जो अथॉरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करना चाहती हैं या उसको फेवर करती हैं, तो वो भी एक चैलेंज अभी भी बाकी है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो. ही बिलीव्ड कि ये आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस होता जाएगा, और ये एट द एंड ऑफ द डे ये दो सिस्टम्स हमेशा यानी गालिब आएंगे. अब इसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ पे हैं, एक तो इसके अंदर जो एक रिपब्लिकन लिबरलिज्म, मैंने आपको जब लिबरलिस्ट थॉट पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म बताई थी. उसमें से एक जो है वो रिपब्लिकन लिबरलिज्म है, जो डेमोक्रेसी को कहता है कि अगर डेमोक्रेसी हो तो वो एक जो स्टेट्स हैं वो पीसफुल रहती हैं, और उनका जो एक सिस्टम होता है वो एक उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उनका सिस्टम अच्छे तरीके से चलता है. सो ये एक जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से ममालिक, एक तो वो उनके अंदर पीस आएगा, और दूसरा उनके अंदर एक डेवलपमेंट भी आएगी, और उसमें कैपिटलिज्म भी उसके अंदर डेवलप करेगा, जिसकी वजह से ये जो ममालिक हैं यहाँ पे आपको नजर आएगा, एक चेंज नजर आएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता आइडिया फैलेगा. अब ये जो एक उसूल है जिसके अंदर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ाई थी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का जो एक हवाला है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हंटिंगटन, जो सैमुअल पी हंटिंगटन प्रोफेसर थे, जिनका एक अपने एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का जो अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, उनका भी वो कंट्रोवर्शियल एक इमेज था, एक थॉट थी या थ्योरी थी. तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा कि देखें, आप जैसे जैसे डेमोक्रेसी के खास वेव्स आई हैं, वैसे वैसे ही इस लिबरल डेमोक्रेसी की वजह से पीस आया है दुनिया में. सो उन्होंने 3 फेजेस का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहली जो फेज थी वो 1828 से 1926 के दरमियान में थी, और उसमें जो डेमोक्रेसी आई थी खास तौर पे वो यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर और यूके के अंदर आई थी. अब यूएसए के अंदर डेमोक्रेसी 1776 के या 1783 में जब वो बाद में उसकी डेवलपमेंट्स बाद में हुई. एंड्रू जैक्सन खास तौर पे जब प्रेसिडेंट बने तो एक पीपल्स प्रेसिडेंट उनको कहा जाता था. तो वो ग्रास रूट लेवल पे ये डेमोक्रेसी
सरायत की, तो इसलिए यहाँ पे 1828 का जिक्र किया। सो यूएसए, फ्रांस और यूके के अंदर पहले फेज में डेमोक्रेसी आई। दूसरा जो फेज था उसके अंदर वेस्ट जर्मनी के अंदर इटली, जापान और इंडिया, इन मुल्कों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी आई। ये कब आई? 1943 से 1962 के दरमियान में। और तीसरा फेज वो था जिसमें पोर्चुगल, ग्रीस और स्पेन के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर फ्रांसिस्को फ्रैंको, उनके जो राइट विंग के डिक्टेटर थे, वो 1974 के अंदर उनको उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई और उसके बाद फिर वहां पे डेमोक्रेसी आई। सो ये 3 फेजेस के अंदर डेमोक्रेसी आई और उसके बाद पीस जो है वो डेमोक्रेटिक पीस का जो एक प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ। सो एक यानी डेवलपमेंट। और साथ में आप ये भी समझें कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि लिबरलिज्म और रियलिज्म जो है वो हिस्ट्री को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। रियलिज्म ये कहता है कि हिस्ट्री चाहे आज से 1000 साल पहले की हो या आज की हो, उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। लेकिन जो लिबरलिज्म होता है, लिबरलिज्म जो है वो ये समझता है कि हिस्ट्री इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस, और ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जिसके अंदर आपको अगर 1000 साल पहले आप देखेंगे तो उस वक्त की हिस्ट्री के अंदर आइडियाज कम होंगे, फ्रीडम कम होगा, इक्वालिटी कम होगी। लेकिन आज की अंदर, आज की जो हिस्ट्री है, आज का जो एरा है, उसके अंदर ये चीजें डेवलप होके बेहतर हो चुकी हैं। सो लिबरलिज्म ये कहता है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं, लेकिन रियलिज्म ये कहता है कि चीजें सेम ही रहती हैं, बस वो उनकी एक शेप चेंज हो जाती है। हिस्ट्री को एज सच डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव फेज नहीं है। सो ये जो एक एंड ऑफ हिस्ट्री का थीसिस है, ये क्योंकि लिबरलिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो ये कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हुई हैं और जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई है चीजें आपको नजर आई हैं बेहतर होती हुई। तो ऐसे ही आगे जब चलता जाएगा सिस्टम तो लिबरल डेमोक्रेसी जीत जाएगी और चीजें और बेहतर हो जाएंगी। सो एक उसमें जो स्टैट है वो ये 2003 के अंदर 63% जो स्टेट्स थी उनके अंदर किसी न किसी फॉर्म में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। और डेमोक्रेसी के जो पैरामीटर्स थे वो डिफरेंट थे, जो स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से किसी में कम डेमोक्रेसी, किसी में ज्यादा, लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी इस तरीके से फैली जरूर है। सो ये एक ये इसका जो एक मतलब एक प्रूफ आप कह लें इसको कि ये एक प्रोसेस चल रहा है, यानी एंड ऑफ हिस्ट्री का। अब इसके अंदर क्रिटिक क्या है, किस तरीके से इस चीज को आप कहते हैं कि ये किस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं इस थीसिस के अंदर। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का जब थीसिस दिया गया ना, ये 1990s के अंदर दिया गया था और खासतौर पे 91 के अंदर, तो ये थीसिस अभी आया ही था कि आपको साथ ही अब एक तरफ तो ऐलान कर दिया गया कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया और आइडियाज एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन साथ ही यूगोस्लाविया की डिसइंटीग्रेशन हुई और उस डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में 5-6 ऐसी स्टेट्स वजूद में आई जिनको जो था तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तहत वो डिसइंटीग्रेशन हुई थी, लेकिन साथ ही ऐसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए उनके दरमियान में जिसकी वजह से ये जो सारा एक ऑप्टिमिज्म था ये काफी हद तक कम हो गया कि आपको वहां पे ऐसी जुल्म नजर आए। स्लोबोदन मिलोसेविक जो सर्बियन डिक्टेटर था जिसने एथनिक क्लींजिंग की थी वहां पे मुसलमानों की, तो वो चीजें जब सामने आई तो आपको पता चला कि इतना भी अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बल्कनाइजेशन ऐसी हुई है कि वो जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी वो हेट्रेड्स सामने आ गई हैं। और वो जो आप कह रहे थे कि ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ेगा, वो तो उल्टा पीछे चला गया। तो डेमोक्रेसी ने उस तरीके से इन चीजों को तो खत्म नहीं किया, इन प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं किया। फिर साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा करप्शन फैली, क्राइम बहुत ज्यादा फैला और उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको उसकी जो रूट कॉज थी वो ये बताई गई कि एक शॉक थेरेपी का एक वर्ड यूज किया जाता है। यानी IMF कहती है कि जी आप प्राइवेटाइजेशन कर दें पूरे मुल्क के अंदर। अब यही काम जब वहां पे कैपिटलिज्म को बहुत जल्दी वहां पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये शॉक थेरेपी जो है ये काम नहीं कर सकी, ये मार्केट कैपिटलिज्म जो है वो वहां पे काम नहीं कर सका, इंस्टेबिलिटी फैली। तो इसका मतलब ये सिस्टम तो फिर खुद ही उसी वक्त ही एक तरह से आपको उसकी नाकामी बड़े एक स्टार रियलिटी से आपका उसी वक्त से सामना हो गया। फिर इसमें मियर शाइमर की क्रिटिक ये थी कि आपके पास एक बड़ा स्टेबल सा सिस्टम था जिसके अंदर 2 मेजर पार्ट्स थी, उसमें प्रॉक्सी वॉर्स और ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो छोटे मोटे चल रहे थे, बट बाय एंड
आ रही कि उसको अनस्टेबिलिटी को किस तरीके से हैंडल किया जाए। इट वाज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, क्योंकि उसके बाद जो हेजेमनी थी यूएस की वो फौरन एस्टैब्लिश हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दुनिया ने देखी। लेकिन बहरहाल ये जो एक ये थीसिस था, उसके अंदर आपको एक इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आपको अनस्टेबल कि वो जो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स थी उनकी इमरजेंस आहिस्ता आहिस्ता सामने आई। उसमें सबसे बड़ी मिसाल चाइना की है, जो उसकी इमरजेंस थी। एक तो दो चीज़ें आपको समझनी है कि जो मार्केट कैपिटलिज्म है, जो लिबरल वेस्ट जिसको अडॉप्ट करती है, उससे डिफरेंट था चाइना का मॉडल। चाइना स्टेट कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था। सो ये जो फ्रांसिस फुकुयामा का थीसिस था, ये मार्केट कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड था। कैपिटलिज्म को एज यानी प्राइवेटाइज्ड और पब्लिक की बजाय प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहत उसको लेता था। लेकिन जो चाइना का कैपिटलिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर स्टेट बहुत ज्यादा इंटरवीन करती है और स्टेट कॉरपोरेशन को भी चलाती है, और वो है तो उसमें भी मार्केट सिस्टम ही ऊपर मार्केट्स हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर काफी ज्यादा स्टेट की इंटरवेंशन है। सो वो जैसे ही आपके सामने आया तो फिर आपको लगा कि काफी ज्यादा अल्टरनेट मॉडल्स आपके पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मॉडल था आपके पास जो वही कामयाब हो सकता है। अब चाइना कामयाब हो गया तो अब आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि इसका मतलब फिर वो सिस्टम भी तो है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आप कामयाब हुए तो वो भी हो गए हैं, आप समझ रहे थे कि सिर्फ यही कामयाबी का रास्ता है, लेकिन उसको आप फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो ये जब राइज ऑफ दिस स्टेट्स हुआ और खास तौर पे अथॉरिटेरियन स्टेट्स थी ये, तो आपने कहा कि डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसी के तहत जो है डिफरेंट स्टेट्स तरक्की करेंगी। लेकिन फौरन आपके सामने चाइना की मिसाल आ जाती है जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है, लेकिन वो तरक्की भी कर रहे हैं और वो अडॉप्ट नहीं कर रहे जो आपका सिस्टम था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर उसके अंदर जो छोटी या आप कह लें कि जो उसके जो थीसिस के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि एक तो ये यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री। अब थोड़ा सा आप इसको देखें तो आपको नजर आ रहा है कि उसने सिर्फ और सिर्फ बात ही यूरोप के हवाले से की है कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी डेवलप यूरोप के अंदर हुई थी, वहीं के सिस्टम्स थे। तो बाकी एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर तो डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं थी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यूरोप की मिसाल ले ली कि जी देखें जैसे डेमोक्रेसी फैली, और डेमोक्रेसी उस वक्त फैली भी कहाँ पे थी, ईस्टर्न यूरोप के अंदर ही ज्यादातर फैली थी, बाकी दुनिया में तो इस तरह से नहीं डेमोक्रेसी फैली थी। तो एक यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री जो है वो इस थीसिस के अंदर आपको नजर आती है। फिर एक यूनिलीनियर हिस्ट्री का मतलब यह है कि आप एक तरफ से आप कह रहे हो कि जी एक खास लाइन है जिसके मुताबिक हिस्ट्री चल रही है, वो एक तरफ से चल के वो दूसरी तरफ को जा रही है। हालांकि हिस्ट्री इस तरह से नहीं होती। हिस्ट्री में सर्कल्स होते हैं। आप एक जगह पे पहुंचते हो, पता चलता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से डेवलप हो गई, फिर पता चलता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिसीड की और एक और एरा आ गया, फिर उसके बाद दोबारा डेमोक्रेसी। तो यानी ये साइकिल्स में हिस्ट्री चलती है। तो इस तरह से नहीं होती कि एक तरफ से चल रही है और जब आप एक स्टेज पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब दोबारा कभी वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकती। साथ ही इसके अंदर ईस्टर्न जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उसको इग्नोर कर दिया गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो कि वेस्टर्न वैल्यूज हैं, और आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज ही जो है वही प्रमोट हो रही हैं, और ये जो डेमोक्रेसी या फ्रीडम ये सारी चीजें ये हैं ही हमारी, डेवलप ही हमने की है और किसी ने तो इसके अंदर कोई हिस्सा डाला ही नहीं है, तो आपने उनको इग्नोर कर दिया। फिर एक खास चीज इसके अंदर इग्नोर कर दी। आपने कहा कि कैपिटलिज्म ही दुनिया का बेस्ट सिस्टम है और इसके बाद कोई इससे बेहतर सिस्टम डेवलप हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी ही दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, इसके अलावा कोई और सिस्टम इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो आपने इंसान की एक जो एबिलिटी है सिस्टम्स को डेवलप करने की, आपने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। आपने कहा कि जी बस जो फ्यूचर है वो उसमें इंसान के पास इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो इससे बेहतर कोई सिस्टम डेवलप कर सके। फिर नेशनलिज्म जो राइज हुआ और जो एक रिलीजन का बहुत ज्यादा एक रोल था, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया कि आपने कहा नहीं जी कोई और इस तरह के चैलेंजेस होंगे ही नहीं। और फिर खास तौर पे जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, पॉपुलिज्म स्टार्ट हुआ, अगेन नेशनलिज्म रिवर्ट बैक हुआ। इवन यूएस ने भी कहना शुरू कर दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वहां पे भी प्रोटेक्शनिज्म आपको नजर आना शुरू हो गया। तो फिर आप ये जो थीसिस था इसका एक काफी ज्यादा आपको लगा कि ये नहीं वैलिड नहीं है उस तरीके से। और फिर आपके पास अल्टरनेट मॉडल्स भी आ गए। चाइना और खास तौर पे अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो एक उसकी अपनी अपील है, उसके अंदर काफी ज्यादा कई दफा एफिशिएंसी होती है जो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं है।
अभी चाइना की मिसाल ली जाती है कि चाइना के अंदर जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, वहाँ पे चीज़ें जल्दी होती हैं, उनकी कॉर्पोरेशंस जल्दी काम करती हैं, और यूएस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक रेड टेप का एक चीज़ आ जाती है कि इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आपको एक इनएफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अथॉरिटेरियनिज़्म की एक अपनी अपील है, एक स्टेट कैपिटलिज़्म की एक अपनी अपील है कि वो स्टेबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है। जो आपका मार्केट कैपिटलिज़्म है उसके अंदर साइकिल्स आते हैं, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उसके अंदर यूरोप की जो मार्केट्स थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। चाइना और इंडिया ख़ास तौर पे चाइना उसके अंदर उनको इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हुआ था। तो फिर उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक सामने आता है चैलेंज मार्केट कैपिटलिज्म को, कि शायद आपकी जो इंस्टेबिलिटीज हैं वो फिर उनका एक हल चाइना के पास थोड़ा ज्यादा बेहतर है, तो आपका सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है जितना वो स्टेबल है। इसमें आपके कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो वो ले लेते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी ब्रेक करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ये क्लैश सिविलाइजेशंस को कंप्लीट कर लें आज, क्योंकि हमारा इस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वाइंड अप किया जाए सिलेबस, ताकि आप लोगों का कंप्लीट हो सके जल्दी से जल्दी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। सर आपने लीबिया का बताया कि उसका जो ईस्ट बॉर्डर है वो स्केल की तरह बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उधर ही आपने बात पे कट कर दी कि जियोग्राफी स्ट्रेट इतनी स्ट्रेट नहीं हो सकती, लेकिन तो उसका बॉर्डर तो स्ट्रेट है, तो उसकी रीजन नहीं बताई। उसकी रीजन मैंने आपको बताया ना कि बॉर्डर्स को मैप के ऊपर ड्रॉ किया गया था। ठीक है, जिस तरह रेड क्लिफ अवार्ड आपके बॉर्डर को ड्रॉ किया गया है, तो उसके अंदर वो जो टाइम था उसमें वो एक्सटेंसिव वहाँ पे बड़ी रिसर्च की ज़रूरत थी, उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत थी, ताकि जो बॉर्डर्स को ड्रा किया जा रहा है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स ना बने बाद में। तो वो चीज़ नहीं की गई। रेड क्लिफ अवार्ड में जिस तरह मैंने मिसाल दी कि बहुत सारे ऐसे अजला थे जो इंडिया के हवाले कर दिए गए, लेकिन और वो बहुत जल्दी में किए गए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया गया, बड़ा एनालिसिस नहीं किया गया। उसकी वजह से इंडिया को रास्ता मिला कश्मीर की तरफ, तो वो जो उसका इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे जब डीकोलोनाइजेशन की गई, तो मैप को बजाय इसके कि बॉर्डर पे जाके और वहाँ पे सर्वे करके और उन जो वहाँ की आबादी है उनको देख के और फिर वो किया जाता, तो बॉर्डर पे लाइंस ड्रॉ कर दी गई कि बस यहाँ से यहाँ तक लिबिया है और यहाँ से अगला दूसरा मुल्क शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की यानी चीज़ें की गई, जिसकी वजह से फिर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुए, एथनिसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गई। आप कुर्दिश रीजन्स को अगर आप देखें तो कुर्द जो है वो 4-5 मुल्कों के अंदर आबाद हैं, ईरान के अंदर, सीरिया के अंदर, टर्की के अंदर, इराक के अंदर, और ये 4 मेजर जो इनके रीजन्स हैं उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक उनका पूरा कुर्दिस्तान वहाँ पे बन सकता है। लेकिन उनको 4 मुल्कों में डिवाइड कर दिया गया, वो हर मुल्क के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। टर्की के अंदर कुर्दिश रीजन जो है वो रेस्टिव प्रोविंस है उनका, वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ईरान के अंदर जो पीछे भी महासा अमीनी का एक केस आया था, तो वो भी कुर्दिश वुमेन थी, तो उसकी वजह से कुर्दिश रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हुए। इराक के अंदर कुर्दिश रीजन इस वक्त वो ऑटोनोमस हो चुका हुआ है बिल्कुल, और सीरिया के अंदर भी कुर्दिश रीजन के अंदर इसी तरह से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इस तरह की यानी बॉर्डर्स ड्रॉ किए गए, ऐसी स्टेट्स आर्टिफिशियल बॉर्डर्स इस तरह से बनाए गए जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। तो सर आपने एंड ऑफ हिस्ट्री में कुछ ज्यादा हाइपोथेसिस नहीं बता दिया है कि यूरोप पर कुछ ज्यादा खुशफहमी है कि हमारा सिस्टम अच्छा है? है उनको ये खुशफहमी, ये एक हकीकत है। जो कॉलोनियलिज्म आपका पूरा है वो उसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि वो हमें सिखाने के लिए आए थे लिबर्टी। एक यूएस प्रेसिडेंट थे विलियम हावर्ड टाफ्ट, उनका कहना था कि ये जो फिलीपींस के लोग हैं ये ऐसा लगता है जैसे बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं लेकिन हैं ये बच्चे, इनको तो 100 साल लगेंगे, हमारा जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ समझने में इनको 100 साल लगेंगे,
बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में होगी। और एक जगह पे उन्होंने कहा कि इनको तो 1000 साल लग जाएगा हमारे सिस्टम्स को समझने में, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। तो ये एक वाइट मैन्स बर्डन भी उनका एक पोइम है जिसमें वो रुडयार्ड किपलिंग बता रहे हैं अपने जो फेलो कंट्रीमैन है कि आप लोग जाएं और उनको सिखाएं, ये जाहिल लोग हैं, इनको आप जाके सिस्टम्स की समझ दें, इनको तो पता ही नहीं है। तो ये है उनको खुशफहमी एक वाइट सुप्रीमेसी का, उनको है एक उनके जहन में है ये चीज़। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डिकोलोनाइजेशन का आपने बताया था, उस फायदा और नुकसान बता दीजिएगा। और दूसरी बात ये जो नेम्स चेंज करते हैं, जैसे अब इंडिया को भारत कर रहे हैं, इसका क्या इम्पेक्ट होगा? तीसरी बात ये कि सर जैसे हमारी डिविजन्स होती हैं, जैसे नवाबशाह है उसका बेनजीराबाद कर दिया, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फायदा है? बात तो वही होती है। तो इसके हवाले से सर कुछ बताइएगा, बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा, डीकोलोनाइजेशन का फायदा अगर आप कहते हैं तो फायदा देखिए लॉन्ग टर्म में बेहतर यही होता है कि आपके पास अपनी गवर्नमेंट हो, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें आपको इश्यूज आएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपके पास सिस्टम्स डेवलप होंगे वो एटलीस्ट किसी न किसी स्टेज पे जाके वो जैसे वो कहा जाता है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वो कहीं ना कहीं जाके वो आप उसको अडॉप्ट कर ही लेंगे। जब तक कॉलोनियलिज्म चलता रहेगा तब तक तो आपकी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होकर जा रही हैं, आपके ऊपर मास्टर्स बैठे हुए हैं और वो कभी भी आप एज अ नेशन डेवलप नहीं हो सकोगे। सो एक तो इसका ये फायदा है। नुकसान उसका ये है, और वो नुकसान डीकोलोनाइजेशन का नहीं है, वो नुकसान असल में कॉलोनियलिज्म का नुकसान है जो हमें पहुंचाया गया है आफ्टर 150 ईयर्स, कि वो चीज़ें हमें डेवलप करनी नहीं दी गई। हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म किया गया, हमारी लैंग्वेज को ख़त्म किया गया, हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह किया गया, हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी किया गया, एक्सट्रैक्ट भी किया गया। यहाँ के लोगों को एक थर्ड जो एक क्लास जो सिटीजन उनको करार दे दी गई, अपने ही मुल्क में आप एक अजनबी हो गए। सो उसकी वजह से कल्चर डेवलप हुआ, उस कल्चर को अभी ख़त्म करने में आपको 100 साल शायद और लग जाएंगे। सो ये इश्यूज थे। तो डीकोलोनाइजेशन तो एक मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा एक चीज़ थी। कभी ना कभी जाके कहीं ना कहीं पे आप उसको अपने सिस्टम्स को डेवलप कर ही लेंगे, ऑर्गेनिकली जब आप उनको करेंगे तो वो हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ जो ये हुई कि नाम जो चेंज करते हैं, तो देखें ये हर कौम का ही हक है कि वो अपनी मर्जी का एक अपना नाम, आपको अगर कोई कहता है कि आपने अपना नाम मिसाल के तौर पे रखा हुआ है, आपको अपना नाम अच्छा नहीं लगता, आप उसको तब्दील करना चाहते हैं, तो किसी का ये हक नहीं है कि वो उसको तब्दील करे। हाँ, ये एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो पॉलिटिकल एलीट्स आपके उस वक्त के होते हैं, वो फिर अब जिस तरह से आपने मिसाल दी, तो वो अपने नाम से ही बना रहे हैं, जो हालांकि शहीद तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो एलीट में से जो शहीद है उसके नाम पे एक खास इलाके का या ज़िले का नाम रख दिया जाएगा, लेकिन बाकियों को जो लोग हैं उनके नाम नहीं रखे जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम तो होती है। जहाँ तक ये नाम चेंज करने की बात है इस तरीके से, तो मैं तो उसको नहीं समझता कि ये सही चीज़ है। जहाँ तक नाम है जो अंग्रेज़ों के नाम थे उनको चेंज किया गया है, तो इस पर डिबेट है। अब कुछ लोग उसको ठीक कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं, इस पर आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स इशू है, इसको आप ये नहीं कह सकते ये गलत है ये सही है। इस पे ओपिनियन दिया जा सकता है, इस पे एक वो तो नहीं कहा जा सकता, एक फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं दिया जा सकता। थैंक यू सो मच सर। मगर एक बात है कि अगर अंग्रेजों के टाइम पे हम नाम चेंज किए गए हैं वो तो एक बात समझ में आती है, मगर जो अब रिसेंट चेंज कर रहे हैं कोई और चेंजेस आ नहीं रही, कोई इकोनॉमिकली चेंजेस आ नहीं रही, सिर्फ नाम चेंज करने से और चेहरे चेंज करने से तो काम नहीं बनता है। तो इस हवाले पे मेरी नज़र में तो ये सर गलत है, और फर्दर आप ही बताएं। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, इस पे ओपिनियन हो सकता है। एक चीज़ तो मैंने कहा कि एक एलीट का क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है, तो एक चीज़ होती है जो कौम खुद से लोग मिलके एक काम करते हैं, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, और वो लोग जो लोग सब मेजॉरिटी चाह रही होती है एटलीस्ट, वो होता है। अब जिस तरह से आपने जिस ज़िले की मिसाल दी उसको पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के बात करें तो नवाब शाह एक अच्छा नाम है, एक हिस्टोरिकल नाम है, वो चल रहा है, तो उसको वही रहना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि वो लोगों की उसके साथ एक एफिलिएशन है, वो उसको उस नाम से पुकारते आए हैं, उनकी नस्लें उस नाम से पुकारती आए हैं, तो उसको ऑर्गेनिक रहने देना चाहिए। तो जहाँ तक नाम है कि जो अब जैसे आपके जो शहर आबाद किए गए हैं, अगर वो आबाद अंग्रेज़ों ने किए हैं और उन्होंने खुद नाम रखा है, तो मेरे ख्याल में उनका भी नाम चेंज नहीं करना चाहिए। आपको पता हो कि आपकी ये हिस्ट्री है,
और ये उन्होंने जिस तरह आप ये कहें कि आप मुसलमानों ने अब स्पेन के अंदर जो वहाँ पे शहर आबाद किए थे, तो गरनाता को ग्रनाडा ही उन्होंने रखा है, उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि वो जिन्होंने आबाद किए थे वो हिस्ट्री का एक पार्ट है, उसको ऑर्गेनिकली आप रहने दो, उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो अब ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। जो आपने बात की वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जब टाइम गुजरता है ना, तो जो नाम आपके इवन जो ब्रिटिशर्स ने भी रखे थे ना, उन्होंने भी हमारे अपने नाम के साथ मिक्स हो जाना था। यानी आप कोलाची है तो वो आप कराची उसको बोला जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता नाम खुद ही ऑर्गेनिक होता जाता है उस लैंग्वेज के साथ, उस मुल्क के लोगों के साथ वो एडजस्ट खुद ब खुद होता जाता है। तो ये एक बस पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं जो किए जाते हैं। जिस तरह इंडिया में इस वक्त फायदा नुकसान तो है कोई नहीं, बस आप एक हेडलाइन बना देते हैं उसको, और कोई फायदा नहीं है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर क्या हम ये कह सकते हैं कि डिकोलोनाइजेशन के जो डिफेक्ट्स है वो ब्रिटिश यानी जो कॉलोनाइजर थे, ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया सर, ये उनके इंटरेस्ट में थे इसलिए उन्होंने ऐसे किया? नहीं, ये उनकी पावर में नहीं था उस वक्त, ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। वर्ल्ड वार 2 खास तौर पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, और उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये पावर्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। फ्रांस तो पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था हिटलर ने, तो उनके पास इतनी सकत ही नहीं थी। और उसके बाद ये फिर यूएस के इंटरेस्ट में आप कह सकते हैं कि उस वक्त फिर यूएस क्योंकि एज अ सुपर पावर राइज कर रहा था, तो ये उसके इंटरेस्ट में था कि यूके के पास जो कॉलोनीज हैं वो उसके पास से चली जाएं, ताकि वो यूके अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको मेंटेन ना कर पाए। तो आप ये देखें कि जो मुल्क डीकोलोनाइज हुए हैं उस पर इस वक्त ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूएस का है, यूके का भी है लेकिन ज़्यादा यूएस का है। तो आप यूएस को फ़ायदा इसका कहेंगे, यूके के इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रिसोर्सेज यहाँ से ले रहे थे, बहुत ज़्यादा वो उनको कॉलोनीज फ़ायदा दे रही थी, तो ये उनकी मजबूरी थी, उनका इंटरेस्ट नहीं था। चर्चिल को अगर आप सुने तो वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे इस चीज़ के। वो जब वो चर्चिल दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे दरमियान में एक दफ़ा हार के, तो 1952 में शायद वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे या 51 में, तो उनका ये बड़ा एक वो क्रिटिसाइज करते थे। क्लेमेंट एटली शायद प्राइम मिनिस्टर थे जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो वो बड़े वो क्रिटिसाइज करते थे कि और जो यहाँ पे जो वॉइस रॉय थे उनको भी वो कहते थे कि ये किसी काम के नहीं है, इन्होंने इंडिया लूज कर दिया है। तो वो दे डिडंट वांट टू लूज इंडिया वाज अ क्राउन जूल, तो ये उनकी मजबूरी थी। ओके सर, थैंक यू। और सर जो कॉलोनाइज किया था ये यूके और फ्रांस ने किया था, इसके अलावा और कोई कंट्रीज नहीं था? जर्मनी ने भी कोशिश की थी, इटली ने भी कोशिश की थी। हमने वर्ल्ड वॉर 1 के रीजंस में पढ़ा था कि जर्मनी का भी ये ख्वाहिश थी कि वो भी कॉलोनीज जो है वो रखे, लेकिन वो फिर उसकी वजह से जंग हो गई बहुत ज़्यादा। एक रीज़न ये भी यानी वर्ल्ड वॉर 1 की थी। और उसके बाद जापान ने कोशिश की थी। जापान का एम ये था कि वो इंडोनेशिया के ऊपर अटैक करेंगे पर्ल हार्बर के बाद, और बर्मा तक जापानीज़ भी पहुंचे थे, और उनका भी एम यही था कि वो कॉलोनाइज करेंगे। तो सिर्फ ये नहीं थी, और भी पावर्स थी जिन्होंने कोशिश की थी। ज़्यादातर यूरोपियन स्पेनिश कॉलोनियलिज्म शुरू बहुत ज़्यादा जो किया था वो स्पेन ने किया था। स्पेन के पास जो वो फिलीपींस का रीजन था, क्यूबा स्पेन के पास था, यूएस के अंदर काफ़ी सारे मुल्क थे। लैटिन अमेरिका में स्पेनिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉलोनियलिज्म स्पेनिश ने शुरू किया था। ख़ास तौर पे साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे ममालिक थे, तो ये काफ़ी सारे ममालिक थे, लेकिन ज़्यादातर ये यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ये सबको कहा जाता है, इन्होंने ही ज़्यादा इसको किया था। सर स्पेन में तो मुस्लिम भी हुकूमत रही है, तो क्या मुसलमानों ने स्टार्ट की थी ये कॉलोनाइजेशन? नहीं, 1492 में आई थिंक ये क्वीन इजाबेला और आई डोंट नो उसका नाम क्या था किंग का, तो इनकी जब हुकूमत आई थी तो उसके बाद फिर ये कोलंबस को उन्होंने स्पॉन्सर किया था, और तब ये कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ था। कोलंबस को स्पॉन्सर किया गया कि वो न्यू रूट्स करें, डिस्कवर करें, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए, तो अमेरिका में फिर उन्होंने कॉलोनाइज किया, और ज़्यादातर स्पेनिश कॉलोनियलिज्म नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर ही था। तो मुसलमानों के बाद की ये बात है। ओके सर। मेरे ख्याल में आज हम इसी पे कंक्लूड कर लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर सर सर हेलो जी सर, वो जी जी, आपकी आवाज आ रही। सर हमारे को काफी असाइनमेंट रह चुके हैं, अभी तक सर हमने सिर्फ एक असाइनमेंट किया है। तो सर जो पहले लेक्चर थे जैसे कि जी थ्योरीज के, उनके असाइनमेंट का हम क्या करेंगे? उनकी असाइनमेंट का असल में आप असाइनमेंट्स मुझे जो है ना वो मिस हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको ना एक सेकंड में लिख लेता हूँ ताकि मुझे भूले नहीं। आपको इंशाल्लाह सुबह में एक जो है ना वो क्वेश्चन दे देता हूँ आईआर से, या 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको फिर आप लोग जो है ना वो करके सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के ओके लिए सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह